बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट है वह आ चुकी है। 8 जुलाई 2022 से सभी के पेपर कंडक्ट कराए जाने हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव पेपर्स से शुरू कर रहे हैं आज के अपने इस वीडियो को। और सब्जेक्टिव पेपर का विषय है पदार्थ शिक्षण विधि, यानी ये आपका फिज़िकल का पेपर है, या कह सकते हैं जो ग्रुप ए का पेपर है फिज़िकल, जिसका पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस करके था। ठीक है, ध्यान में नहीं रहा। ये 8 जुलाई 2022 को होना है। तो इस पेपर से हम शुरू कर रहे हैं आज के अपने इस वीडियो को। और यहाँ पर जैसा कि पेपर पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर ही आधारित रहेगा इस बार भी। तो यहाँ पर हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर ईयर की बात करें तो ये आपका फर्स्ट ईयर है और सेमेस्टर सेकंड है। तो यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट से हर एक वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों को लेकर के बात करने वाले हैं। ये आपका पेपर 1 हो गया। इसके बाद हम ग्रुप बी से अगर बात करें तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पेपर है उससे भी हम 50 MCQs, साथ ही अगर हम इलेक्टिव पेपर्स में बात करें इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उससे भी हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी हर एक पार्ट में आपको 50-50 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत। तो पदार्थ विज्ञान का अर्थ प्रकृति और अन्य विषयों से संबंधित यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे। यहाँ पर पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये आपको बताना है कि साइंस या शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें साइंस शब्द की उत्पत्ति तो यह हुई है साइंटिया शब्द से। करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर भाषा पूछा है तो यह हुई है लैटिन भाषा से। बाकी के ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फैराडे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित हैं। यहाँ पर कथन दिया है यानी स्टेटमेंट दिया है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तो यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, यह किसका है। तो यह है आइंस्टीन का। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ पूछा है तो विज्ञान शब्द का अर्थ है जानना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विज्ञान का ज्ञान होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संगठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निम्नलिखित कथन किससे संबंधित हैं, आपको बताना है। तो 7 की बात करें तो दिया है विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा समस्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है, किसको जाता है। तो यह विज्ञान को जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा जैविक उर्वरकों का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है। तो यह होती है तार्किक चिंतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो 12 की बात करें, 12 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है। तो 14 की बात करें, 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परिमाणवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको विजुअल होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, ठीक है, यानी रिसर्च करना। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है। तो 16 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, अच्छे मापकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि साइंटिया शब्द का अर्थ है। क्या होता है साइंटिया शब्द का अर्थ। तो साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है। तो वैज्ञानिक जो है वह सत्य की खोज में रहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सत्य की खोज। तो यहाँ पर 18 प्रश्नों तक हमने देख लिया। 18 प्रश्नों से आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और प्रश्न। फिर हम बढ़ते हैं 18 प्रश्नों के बाद अगला जो हमारा चैप्टर आएगा, माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। इस टॉपिक से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। इसी तरह से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निम्न में से सामान्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है। तो ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना यह सामान्य उद्देश्य नहीं है, यह जटिल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है, कैसा होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि ये देख पा रहे हैं आप, विजिबल है, यानी बी और सी, व्यापक और असीमित। उद्देश्य का लक्ष्य का क्षेत्र जो है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक और असीमित, ये दोनों ही होता है। करेक्ट आंसर ए, यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है कि प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है, कैसा होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संकुचित और सीमित दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है उद्देश्य शब्द। तो इन सभी से मिलकर बनेगा, यानी उत, दिश, या। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इन सभी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, कैसी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा है कि निम्न में से किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। तो 8 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, उद्देश्य या
लक्ष्य का। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदु? तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। उपर्युक्त सभी, यानी विषय वस्तु का चुनाव, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्णय करना चाहिए। सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 पूछा है कि लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? तो जो लक्ष्य शब्द है वह लक्षित शब्द से बना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। 11 पूछा है कि निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। कौन सा विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी आपके 4 दिए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच का विकास करना जो है यह सही नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लगा देंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है कि उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मनोविज्ञान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? तो यह होती है शिक्षक की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि? तो इसमें भी करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव है। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा, प्राप्य उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो 16 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसकी यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो 17 की बात करें, 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। अनुप्रयोग नहीं है ये पूछा है, तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे। चलिए यहाँ पर हमने 18 प्रश्नों तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है उसको भी देख लेते हैं कि उसमें आप किस तरह के एमसीक्यूज़ को याद करेंगे या पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है ब्लूम का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का संशोधन, ब्लूम वर्गीकरण एवं व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों को लिखना। तो इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो इसमें हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वह है ब्लूम, J.C. ब्लूम ने इसको जो है वह वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो जाएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञानात्मक से तो नियंत्रण नहीं है, भावात्मक पक्ष की बात करें तो इससे उद्दीपन जो है वह संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। करेक्ट आंसर 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो क्रियात्मक, यानी क्रियात्मक क्या है, इसमें हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखते हैं ना। क्रियात्मक का अर्थ ही होता है क्रिया करना, यानी कार्य करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 पूछा है कि भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इन सभी के द्वारा किया गया, यानी मसीहा, कर्थवाल और ब्लूम, इन सभी ने वर्गीकरण दिया है इसके संदर्भ में,
यानी 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 है कि विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ज्ञानात्मक पक्ष से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, यह जो है शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 दिया है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, यह इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि RCEM उपागम की विशेषता है, तो इनमें से सभी विशेषताएं हो जाएंगी, यानी उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है, उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 पूछा है कि गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? तो JP गिलफोर्ड महोदय ने 120 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इसके ऑप्शन भी आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि RCEM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ लिया है RCEM का, तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर इसका फुल फॉर्म है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा जब भी हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर होते हैं? तो ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के 3 स्तर होते हैं, उनके नाम भी आप जान लीजिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक, ये 3 जो होते हैं ज्ञान के स्तर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि विश्लेषण का स्तर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तथ्यों का विशेष संप्रेषण करना जो है विश्लेषण का स्तर नहीं है, 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? तो अवबोधन के अंतर्गत अनुवाद को सम्मिलित किया जाता है, इसके ऑप्शन भी आप देख लीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि आदत निर्माण किससे संबंधित है? तो आदत निर्माण जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का सी हो जाएगा, यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया, यानी किस ईयर में जो है यह प्रस्तुत किया गया? तो 17 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 पूछा है कि भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? तो 19 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 1964 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि अनुवाद, व्याख्या और ब्राह्यवेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो यह किया जाता है अवबोधन में। तो यहाँ पर हमने लगभग 48 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज के अपने इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट MCQs को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है आपके MCQs दिए हैं, तो इन सभी को जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट 2 पार्ट आएंगे और इसमें आपका ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गणित की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।